सो डियर स्टूडेंट्स, आपने अपने 6th क्लास से लेकर के इस 10th क्लास के कैरियर तक बहुत सारी शेप्स क्लासेस में मैथमेटिक्स में पढ़ी होंगी, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्किल, सिलेंडर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस 11th क्लास के टेस्ट में, एडमिशन टेस्ट में, चाहे वो जामिया का हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का हो, ट्रायंगल की चैप्टर्स जो आपके 9th और 10th के अंदर है उसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं। मैं मोहम्मद सईदुज्जमा आपका अपने इस चैनल में वेलकम करता हूं। आइए आज 9th और 10th क्लास के ट्रायंगल्स के बेसिक्स सीखते हैं। इन बेसिक्स को सिखाने के बाद और बताने के बाद मैं आपको इनके MCQ क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल को समझना। तो ट्रायंगल का शेप आप जानते ही हैं कि उसके अंदर 3 साइड और 3 एंगल होते हैं। इस टाइप का शेप होता है। इस पॉइंट को सपोज कीजिए A, इस पॉइंट को सपोज कीजिए B, इस पॉइंट को सपोज कीजिए C। तो ये A, B और C पॉइंट्स कहलाते हैं वर्टेक्स। आपको शायद मालूम होगा इस ट्रायंगल में ये तीनों वर्टेक्स हैं। जैसे A वर्टेक्स है, दिस इज B वर्टेक्स, दिस इज C वर्टेक्स। इसके अंदर 3 एंगल भी हैं। ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है। ये इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। दिस एंड दिस एंगल आर कॉल्ड कलेक्टिवली इंटीरियर एंगल, यानी इंटीरियर मीन्स अंदर के एंगल। सिमिलरली इसके अंदर अगर मैं इस लाइन को आगे सीधा इसी तरह से एक्सटेंड करूं तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है और ये आपका यहां से लेके यहां तक एक्सटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। इसी तरह से इसके अंदर मैं ये बता सकता हूं कि ये भी एक्सटीरियर एंगल है और इसके अंदर मैं ये भी बता सकता हूं कि आपका एक्सटीरियर एंगल है। सिमिलरली अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं तो ये भी एक्सटीरियर एंगल है। इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊं तो ये भी एक्सटीरियर एंगल है। इस लाइन को आगे बढ़ाऊं तो ये भी मेरा एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। तो इसके अंदर आप इस तरह से देख सकते हैं डिफरेंटली हम अलग अलग पोजीशन, अलग अलग लाइंस को बढ़ा करके अलग अलग एक्सटीरियर एंगल बना सकते हैं। अब ये एक्सटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल बराबर होंगे। ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा। ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा। क्यों होगा? ये आपके इस टाइप के एंगल है, ये आपके एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये भी आपस में बराबर होते हैं। तो हम इस तरह से कलेक्टिवली कह सकते हैं कि किसी ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स, 3 इंटीरियर एंगल्स एंड 3 एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं। अगर हम एक तरफ के लिए इसके अंदर 3 वर्टेक्स भी होती हैं जिनका आगे चल करके काम पड़ेगा, आपको मैं बताऊंगा। इस तरह से किसी ट्रायंगल के नोमेनक्लेचर हम कह सकते हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। इसके अंदर मैंने आपको बताया 3 इंटीरियर एंगल हैं, 3 एक्सटीरियर एंगल हैं, 3 साइड हैं। जैसे पहली साइड ये आपकी, दूसरी साइड ये आपकी और तीसरी साइड आपकी ये आपका एक इंटीरियर एंगल A, इंटीरियर एंगल B, इंटीरियर एंगल C और आपका ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल और ये आपका एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। इसी तरह से ये भी आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये भी आपका एक्सटीरियर एंगल है और ये भी आपका एक एक्सटीरियर एंगल है। तो इस तरह से अगर हम एक ही तरफ के इसका एक्सटीरियर एंगल गिने तो वो 3 होते हैं, इंटीरियर एंगल गिने अंदर के वो 3 होते हैं, 3 साइड होती है और 3 वर्टेक्स होती हैं। तो इस तरह से हम इसको नाम इनका ट्रायंगल में किन्हीं पॉइंट्स का या लाइन साइड्स का हम लेते हैं। अब हम इसके अंदर पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स हम 2 बेसिस पर कर सकते हैं। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ
sides. Number 2, on the basis of angles. डिफरेंट नाम देंगे ना, अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का नाम भी हम अलग अलग देंगे on different basis. On the basis of sides of a triangle, first is your Sacklin triangle. Means all sides length is different. कोई सी भी साइड किसी दूसरी साइड पे, जो तीनों साइड है आपस में मिलती नहीं है, अलग अलग है सबकी साइड, तो उसे हम सैक्लिन ट्राइंगल कहेंगे। इसे हिंदी में विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। नंबर 2, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर दो साइड्स, ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, उन्हें हम आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहां पर आपका ये हुआ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं इसको नंबर 3 हिंदी में। और थर्ड है इक्विलेटरल। इसको हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। सारी साइड्स आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे। सैक्लिन में कोई सी भी साइड आपस में इक्वल नहीं है। अगर आप इसका यहां पर एक फिगर बनाना चाहें तो इस टाइप से बन सकती है। न ये साइड इसके इक्वल है, न ये साइड इसके इक्वल है, न ये साइड इसके इक्वल है, न ये साइड इसके, सब अलग अलग है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपकी दो साइड आपस में इक्वल हो सकती है, चाहे ये और ये साइड आपस में इक्वल है, चाहे आपकी ये और ये साइड आपस में इक्वल है, चाहे ये और ये साइड आपस में इक्वल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर आपकी तीनों साइड आपस में इक्वल होंगी। ये तीनों साइड आपस में इक्वल है। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, पहला है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, नंबर 2 ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, नंबर 3 राइट एंगल ट्राइंगल। 3 टाइप के हैं बेसिकली। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं भी बता देता हूं। एक्यूट एंगल एनी एंगल लेस देन, ये लेस देन का साइन है, 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल तो 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, तो एनी एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ये आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल एनी एंगल, एनी एंगल, हम एंगल की बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की नहीं, खाली राइट एंगल। एनी एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, राइट एंगल। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इसके अंदर एक या तीनों एंगल, या एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसके अंदर एंगल्स जो है वो लेस देन 90 डिग्री हो। जैसे आपका ये एक ट्राइंगल बना दिया मैंने, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री से कम है, तो ये आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आपका ये हो गया। यहां पर एक एंगल कम से कम इसके अंदर मोर देन 90 डिग्री है, ये इसके अंदर मोर देन 90 डिग्री है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल, इसके अंदर एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री है, हम 90 डिग्री को इस तरह से शो करते हैं, और इसके अंदर ये आपका ट्राइंगल हो गया, एक एंगल 90 डिग्री है। बहुत सारी बुक्स और क्वेश्चंस में
जब आपके एग्जाम में आते हैं तो इस 90 डिग्री को यहाँ पर 90 ना लिख करके सिर्फ इस तरह से शो कर देते हैं। ये जो मैंने रेड मार्क लगाया, इसका मतलब है कि हमारा 90 डिग्री एंगल होता है, राइट। तो ये हमारे, चलिए अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हम ट्रायंगल की पढ़ते हैं। सम इम्पॉर्टेंट basic properties of triangles। ठीक, चलिए पहला मैं इसके अंदर ट्रायंगल बना लेता हूं। चलिए पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना है। इसके अंदर सपोज कीजिए इस वर्टेक्स का नाम A है, इस वर्टेक्स का नाम B है, इस वर्टेक्स का नाम C है, राइट। चलिए अब इसके अंदर आपका ये एंगल हो गया A इंटीरियर, ये एंगल हो गया B, ये एंगल हो गया C। तो पहली प्रॉपर्टी है sum of all interior angles is equal to 180 degrees in any type of triangle. So angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degrees। आपका ट्रायंगल कैसा भी हो, आपका सेकेंड ट्रायंगल हो, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, आपका ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल हो, या आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो, किसी भी तरह का ट्रायंगल होगा उसके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर अगर यहां से मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं तो ये मेरा एक्सटीरियर एंगल बना, एक्सटीरियर एंगल, इस एंगल की वैल्यू इन दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगी। इससे एडजेसेंट इंटीरियर एंगल बी है, इसके अपोजिट अदर देन दिस एंगल, इस एंगल बी के अलावा एंगल ए, एंगल सी, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इस एंगल का सम अगर मैं इसको एंगल डी मान लूं तो बराबर होगा एंगल ए प्लस एंगल सी। तो यहां पर होगा the value of exterior angle सपोज कीजिए यहां पे D इज इक्वल टू, यहां पर ये मैंने D मान लिया, इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। फिगर के हिसाब से एंगल D इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल A। तो ये आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है। इसी तरह से अगर मैं इधर इसको एक्सटेंड कर लूं, यहां पर ये बचा, इसको मैं एंगल E मान लूं तो इसके एडजेसेंट इंटीरियर एंगल ये है और इसको छोड़ करके अपोजिट इंटीरियर एंगल ये बने, तो हम यहां से कह सकते हैं एंगल E इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी कितना हुआ यहां से? एंगल बी हुआ, सॉरी यहां से निकाल लिया, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी। और ये कितना है आपका यहां से? ये पूरा यहां से लेके यहां तक 180 है, बी इसमें से माइनस हो गया तो डी हुआ यहां से 180 माइनस बी एंगल बी। और 180 माइनस बी क्या है आपका? डी है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। या 180 माइनस बी, 180 माइनस बी क्या है? डी के बराबर है। तो हम इसको इस तरह से प्रूव भी
कर सकते हैं, एक लाइन का प्रूफ है इसके अंदर। देखिए आपके जो एग्जामिनेशन होगा एडमिशन टेस्ट का, उसके अंदर प्रूफ वाला कोई क्वेश्चन आना नहीं है। प्रूफ के लिए वहां कोई जगह नहीं, वहां एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसके अंदर आपकी ट्रायंगल की, इक्वल एंगल्स हैव इक्वल साइड्स opposite to them। और इसका कॉरोलरी या अपोजिट है, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स opposite to them। ये दोनों एक दूसरे की उल्टी है, समझ लीजिए इसको। मेरे सामने अगर ये कोई ट्रायंगल है जिसमें ये पॉइंट ए है वर्टेक्स, ये बी वर्टेक्स है, ये सी वर्टेक्स है, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। अब इसके अंदर उसने कहा कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो इक्वल एंगल्स, ये इक्वल एंगल हो गए, हैव इक्वल साइड अपोजिट टू दैट। अब इस एंगल ए बी के सामने ये साइड है विच इज इक्वल टू ए सी, और इस एंगल ए के सामने साइड है बी सी, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। इफ सो देन हम यहां से कह सकते हैं साइड एंगल ए के अपोजिट कौन सी साइड है, बी सी। साइड बी सी इज इक्वल टू, यहां पर हम कहेंगे साइड एंगल बी के अपोजिट है साइड ए सी। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो। इसका अपोजिट से है कि अगर हमें दिया हुआ है इफ साइड बी सी इज इक्वल टू साइड ए सी, तब हम यहां पर कह सकते हैं कि अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, साइड बी सी के अपोजिट है एंगल ए, देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ए सी साइड के अपोजिट एंगल बी है, तो ये दोनों आपस में यहां से ये और ये ट्रू होते हैं, यानी कि इक्वल साइड है इक्वल एंगल अपोजिट टू देन, या इक्वल एंगल्स है इक्वल साइड अपोजिट टू देन। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए आपके पास एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर ये एंगल 90 डिग्री है। सपोज कीजिए ये एंगल 45, तो ये एंगल कितना होगा 90 और 45 135, 180 में से घटाएंगे तो ये भी 45 आएगा। तो इसके अपोजिट ये वाली साइड है और इस एंगल के अपोजिट ये साइड है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये साइड और ये दोनों साइड, ये वाली साइड आपस में इक्वल है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि इक्वल एंगल्स हैव इक्वल साइड अपोजिट टू देम, या इसका दूसरा चीज भी, तो एक प्रॉपर्टी ये है इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसके अंदर देखते हैं, वो है आपका लार्जर साइड ऑफ ए ट्रायंगल हैव larger angle opposite to itself। नंबर दिस। दूसरी स्मॉलर साइड have smaller angle opposite to itself। कैसे? आप सपोज कीजिए आपके पास एक ये कोई ट्रायंगल है, इसके अंदर ये ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट? ये सबसे बड़ा है इन तीनों एंगल में। ये एंगल है, ये एंगल है, तीन एंगल है, इन तीनों एंगल में ऑब्ट्यूज एंगल बड़ा है, तो इसके अपोजिट जो साइड है वो भी बड़ी है,
या इसका उल्टा कह लीजिए कि अपोजिट लार्जर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। अब ये एंगल इस एंगल से बड़ा है तो इसके अपोजिट ये साइड बड़ी है, ये एंगल इस एंगल से और इस एंगल से छोटा है तो इसके अपोजिट ये साइड है, ये छोटी है। इट मींस कि लार्जर साइड है लार्जर एंगल अपोजिट टू इट, एंड इसका उल्टा कि लार्जर एंगल है ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट या इटसेल्फ। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं कि बड़ी एंगल के सामने बड़ी साइड होगी और छोटा एंगल के सामने छोटी साइड होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां पर मैं बता रहा हूं, आपको याद रखिए क्या होगा। इफ द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड of a triangle is greater than the sum of squares of rest of two sides of a triangle of the triangle, then the triangle is an obtuse angle triangle। क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड, अब मैंने ट्राइंगल को यहां पर कंसीडर किया तो ये लार्जेस्ट साइड सपोज कीजिए S3 ये है, S1 साइड ये है, S1 S2 साइड आपकी ये है। वो कह रहा है कि लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर, तो यहां हो गया साइड लार्जेस्ट हमारे पास S3 है, रेस्ट ऑफ द टू साइड हमारे पास बची ऑफ द ट्राइंगल S1 एंड S2, यहां पर मैंने इनका स्क्वायर करके जोड़ दिया S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। अब S3 स्क्वायर अगर इन दोनों के सम के स्क्वायर के सम से बड़ा है, ग्रेटर देन द ट्राइंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इफ इसका उल्टा ले लीजिए, यहां पर मैं यहां पर ले लूं द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेस्ट ऑफ टू साइड ऑफ द ट्राइंगल, ग्रेटर की जगह मैं यहां पर लेस ले लूं, मैं इसको राइट से लिख देता हूं जो आपको याद रहे। तो अगर यहां पर ये ग्रेटर ना हो करके लेस हो, मींस यहां पर आपका ये आ जाए कि S3 स्क्वायर इज लेस देन S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, तब आपका ट्राइंगल कैसा होगा? ट्राइंगल इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां पर आपका ये ऑब्ट्यूज ना होकर के इस केस में हो जाएगा एक्यूट। लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर जो है वो रेस्ट ऑफ टू साइड के स्क्वायर के सम से कम है, तब आपका ट्राइंगल जो है वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। अब तीसरा केस इसके अंदर कैसे होगा? तीसरा केस क्या होगा इसके अंदर कि अगर लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, अब अगर यहां पर आ जाए इक्वल द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेस्ट ऑफ टू साइड्स, देन ट्राइंगल कैसा होगा? यहां पर एक्यूट आ गया, ऑब्ट्यूज आ गया, यहां पे बचेगा ये राइट एंगल ट्राइंगल। मींस इफ लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर S3 स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रेस्ट ऑफ टू साइड स्क्वायर S2 स्क्वायर, देन triangle is an right angle triangle, राइट एंगल ट्राइंगल। और इस चीज को मैं पाइथागोरस थ्योरम भी कहता हूं। क्या है ये? पाइथागोरस थ्योरम भी है। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट है, आपने नाम सुना होगा, और ये मशहूर थ्योरम का नाम भी सुना होगा कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेस्ट ऑफ टू साइड्स, देन
पाइथागोरस की थ्योरम ओनली एंड ओनली राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही अप्लाई होती है। और उस थ्योरम से हमने ये भी निकाला कि अगर हाईएस्ट साइड का स्क्वायर रेस्ट ऑफ टू साइड के स्क्वायर से बड़ा है तब हम इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहेंगे। यहां पर हो गया ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज, और अगर वो लेस है तो एक्यूट, अगर इक्वल है तो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये इसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। नाउ अनदर प्रॉपर्टी, नाउ एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। देखिए जहां तक एल्टीट्यूड की बात आती है, जब हम किसी भी हाइट का या किसी भी बिल्डिंग का हम एल्टीट्यूड निकालना या हाइट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम उसके हाईएस्ट पॉइंट से, जो ग्राउंड पर पॉइंट है वो हाइट होगा, और हाइट वो चीज होगी जब हम उसके हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड पर 90 डिग्री का एक लाइन बनाए, 90 डिग्री उसका मेजरमेंट करें। अगर टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं तो वो हाइट नहीं कहलाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल एट 90 डिग्री फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड हाइट। चलिए इसको समझते हैं किसी ट्रायंगल के अंदर। वो इस तरह से है कि सपोज कीजिए आपके पास ये एक कोई ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स हैं ए, ये बी और ये सी। सपोज कीजिए यहां पर मैं सी को हाईएस्ट पॉइंट मानता हूं, तो इसके अपोजिट जो साइड है वो आपका ए बी है। तो मैं यहां पर सी पॉइंट से ए बी के ऊपर एक वर्टिकल लाइन खींचूंगा जो एंगल 90 डिग्री का बनाए। सपोज कीजिए ये सी डी है, तो ये आपका हाइट कहलाएगी। कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक। अब ये जरूरी नहीं है कि हर वर्टेक्स से ये हाइट सेम होगी। ये अंदर भी डाली जा सकती है लाइन वर्टिकल, और ये बाहर भी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां से इसके ऊपर इस हाइट को नापना चाहता हूं इस पॉइंट से, तो मैं यहां पर वर्टिकल लाइन इस तरह से इसके ऊपर डालूंगा, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये इसकी हाइट कहलाएगी। सिमिलरली अगर मैं यहां से डालना चाहूं तो ये इसके ऊपर ये इसका 90 डिग्री कहलाएगा, ये इसकी हाइट होगी। और अगर हम इनकी हाइट्स को देखें तो ये एक ही पॉइंट से पास होती है। अब दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए जरा आप इस साइड से, ये कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और इसके अंदर मैं यहां से इस पॉइंट से हाइट नापना चाहता हूं। अब यहां अगर मैं कोई लाइन इस तरह से डालूंगा तो 90 डिग्री नहीं बना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको एक्सटेंड करूंगा और यहां से 90 डिग्री का इसके ऊपर एक लाइन डालूंगा। तो ये लाइन सपोज कीजिए पॉइंट ए है, ये डी है, ये बी है, ये सी है, तो ये मेरा एडी लाइन जो है इसकी हाइट या एल्टीट्यूड कहलाएगी। तो हमेशा एल्टीट्यूड के लिए ध्यान रखिए, जब हम किसी पॉइंट से मेजर कर रहे हैं और जहां पर मेजर कर रहे हैं वो एंगल 90 डिग्री का होना बहुत जरूरी है। तो इसको हम एल्टीट्यूड या हाइट ऑफ द ट्रायंगल या हाइट ऑफ द किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी मीनार की या किसी भी फिगर की हाइट हम इसी तरह से निकालते हैं कि जिस पॉइंट से हमें उसका हाइट निकालना है और जिस पॉइंट तक हम उसकी हाइट निकाल रहे हैं, उन दोनों पॉइंट के बीच में एक 90 डिग्री का लाइन होना चाहिए, वही इसकी हाइट होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आपको दूसरा पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर मीडियन। अब दूसरा एक ये नया नाम होगा आपके लिए, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। अब कोई एक ट्रायंगल ले लीजिए किसी भी तरह का, मैं यहां पर एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूं, ये है। अब सपोज कीजिए इनका नाम है ए, पॉइंट का वर्टेक्स इसका बी एंड सी है। ए बी बी सी और सी ए इसके तीन साइड्स हैं। सपोज कीजिए ए बी साइड का मिड पॉइंट ये है जिसका नाम दे दिया मैंने डी। इसके अपोजिट वर्टेक्स है सी, तो अगर मैं इस सी वर्टेक्स और डी मिड पॉइंट को मिलाऊं तो यहां पर सपोज कीजिए डी है, सो सी डी लाइन इज कॉल्ड मीडियन। इसी तरह से अगर मैं यहां पर इसका पॉइंट सी बी लाइन का मिड पॉइंट यहां पर ई है, इसके अपोजिट वर्टेक्स ए है, इस वर्टेक्स के अपोजिट मैं इसको इससे मिलाऊं ई पॉइंट से, तो ए ई लाइन इज कॉल्ड मीडियन।
सिमिलरली अगर यहां पर इसका पॉइंट ए सी का एफ है और एफ के अपोजिट वर्टेक्स बी है, तो वर्टेक्स बी से अगर मैं इस एफ पॉइंट को मिलाऊं तो ये यहां पर इस तरह से जाकर के मिलेगा और आपका बी एफ पॉइंट लाइन इज कॉल्ड मीडियन। बी एफ लाइन इज आल्सो कॉल्ड मीडियन। तो किसी भी ट्राइंगल की 3 मीडियंस हो सकती हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि अपोजिट वर्टेक्स को किसी लाइन के उसके मिड पॉइंट से मिलाना। इन मीडियंस की ये एक खास बात है कि ये तीनों कॉन्करेंट होती है, यानी कि एक ही पॉइंट से होकर के गुजरती हैं। सपोज कीजिए ये पॉइंट आपका जी पॉइंट मैं मान लेता हूं, यहां पर ये जी पॉइंट है, तो ये जी से होकर के तीनों एक ही पॉइंट से होकर के गुजरेंगी, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरी प्रॉपर्टी इन मीडियंस की ये है कि यहां जो रेशो है सी जी और जी डी, इसी तरह से ए जी और जी ई, और इसी तरह से बी जी और बी एफ में जो रेशो होगा वो होगा 2:1। जो वर्टेक्स की तरफ है लाइन वो 2 और जो उसके बाद में है वो 1। इसी तरह से ये 2, ये 1, ये 2 और ये 1। तो मैं यहां पर कह सकता हूं दूसरी प्रॉपर्टी मीडियन की, ये तो है कंकरेंट है, दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी कि ये दे मीट इन ए रेशो ऑफ 2:1, या मैं कह सकता हूं सी जी रेशो जी डी इज इक्वल टू 2:1। इसी तरह से ए जी रेशो जी ई इज इक्वल टू 2:1, और इसी तरह से आपका बी एफ रेशो बी जी, सॉरी नॉट बी एफ बट बी जी रेशो जी एफ इज इक्वल टू 2:1। बी जी रेशो जी एफ इज इक्वल टू 2:1। तो आपस में एक दूसरे को 2:1 के रेशो में काटती हैं, कॉन्करेंट है, जी पॉइंट से निकलती है एक ही साइड से। और ये आपका ए मीडियंस, जैसे आपका ए के अपोजिट पॉइंट ई है तो ए ई मीडियन है, बी एफ मीडियन है और सी डी मीडियन है। ये आपके मीडियंस किसी तरह इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल इन सेंटर, एंड यहां पर दूसरा है सर्कम सेंटर। इन दोनों को बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कि अगर हमारे पास ये कोई ट्राइंगल है, इसके ये 3 एंगल है, पॉइंट वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है, तो इसका ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया, और हमें इसका इन सेंटर निकालना है। इन सेंटर मींस एक हमें ऐसा सर्किल बनाना है जो इस ट्राइंगल के अंदर बने और इन तीनों साइड को एक पॉइंट पर टच करे, ना कट करे ना बिना टच करे रह जाए, इस तरह से बने कि इन तीनों साइड को एक जगह टच करे। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको इस एंगल का बाइसेक्टर बनाना है। ये आपने बाइसेक्टर बनाया, इसी तरह से आपको इस एंगल का बाइसेक्टर बनाना है, आपने ये बनाया, और इसी तरह से आपको इस ट्राइंगल का भी बाइसेक्टर बनाना है जो आपका इस पॉइंट से होकर के जाएगा। सपोज कीजिए ये पॉइंट ओ है और ये तीनों एक ही पॉइंट से होकर के जाएंगे। अब सर्किल बनाना है, सेंटर तो हमें ओ मिल गया। अब इसकी रेडियस किस तरह से लेंगे, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस लेंगे, ये वाली वर्टिकल डिस्टेंस, या इससे यहां पर ये वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे, या यहां से इससे ये वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे। इन तीनों डिस्टेंस को हम लेंगे, ये उस सर्किल की रेडियस के इक्वल होगा जो इस ट्राइंगल की इन साइड को यहां और यहां टच करता हुआ जाएगा। इससे हम यहां पर एक सर्किल बना सकते हैं जो इस तरह से जाएगा।
इसको एक जगह टच करेगा और टच करने वाली जगह मान लीजिए आपका ये पॉइंट डी है, ये ई है और ये एफ है। तो यहाँ पर एफ, ई और डी पॉइंट पर ये सर्किल टच करेगा। इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। किसी ट्राइंगल का बाइसेक्टर किस तरह से करते हैं। सपोज कीजिए ट्राइंगल है, प्रोट्रैक्टर में कोई भी डिस्टेंस लीजिए, आप एक आर्क लगाइए इस तरह से, ये आर्क लग गई। अब यहां से इस पॉइंट से आपको ये दो पॉइंट मिले, ये और ये। यहां से आप यहां तक की दूरी जितनी भी है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, अपने कंपास में उससे आधे से ज्यादा अंदाजे से ले लीजिए और एक आर्क ये लगाइए इस पॉइंट से रख करके, और दूसरी आर्क इस पॉइंट से रख करके आप ये लगाइए इसके अंदर। जहां ये दोनों आर्क्स आपस में कट करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए, तो आपका ये बाइसेक्टर बन गया। ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे। इस तरह से यहाँ पर आप ये बाइसेक्टर बनाइए, ये और ये, इसी तरह से ये बनाइए, ये और ये, इसी तरह से इसका बनाइए आप यहाँ पर ये और ये एंगल, और जहां ये कट करें फिर वहां से परपेंडिकुलर डालें। अब किसी लाइन पर आउटसाइड से किस तरह से परपेंडिकुलर डालें। ये पॉइंट है, ये हमारी कोई लाइन है, जैसे ए बी लाइन थी, वो कोई पॉइंट था, ये ए बी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर कैसे बनाएं। कंपास में कोई भी दूरी लीजिए, जो इतनी दूरी लीजिए जो इस लाइन को दो पार्ट में कट करे। ये आर्क लगा दीजिए, आपके पास ये पॉइंट और ये पॉइंट आया। फिर कंपास में इतनी दूरी से की जो आधी है उससे ज्यादा दूरी कंपास में लीजिए, एक आर्क ये इस पॉइंट को रख के लगाइए, फिर उसी दूरी से इस आर्क को यहां से ये लगाइए और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला दीजिए इस तरह से, तो ये आपका इसके ऊपर परपेंडिकुलर आएगा। तो इस तरह से परपेंडिकुलर बनाएंगे अपने कंपास और पेंसिल से। आप कोई भी ट्राइंगल लेकर के इस तरह से ट्राइंगल इन सर्किल, या इस सेंटर को हम इस इन सेंटर कहते हैं और इस सर्किल को इन सर्किल कहते हैं। अब सर्कम सेंटर की बात आती है। सर्कम सेंटर हम किस तरह से बनाते हैं, चलिए उसे भी समझते हैं। आपके पास ये कोई ट्राइंगल है, सपोज कीजिए। अब हमें एक ऐसा कोई सर्किल बनाना है जो इस ट्राइंगल के बाहर 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 बने और इस पॉइंट से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होता हुआ जाए। तो उसके लिए सीधा सा है कि आप ये पॉइंट मान लीजिए ए, ये बी, ये सी, इसकी कोई भी दो साइड चुन लीजिए। सपोज कीजिए मैं एक ये साइड चुनता हूं और एक ये साइड चुनता हूं। तो आप क्या कीजिए, कंपास से आप इस साइड ए बी का हाफ कीजिए, एक आधे से ज्यादा दूरी कंपास में लीजिए, एक आर्क ये लगाइए और इस पॉइंट से एक दूसरी आर्क इसके अंदर ये लगाइए, फिर इसी दूरी से इस पॉइंट से एक आर्क ये लगाइए और दूसरी आर्क ये लगाइए। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मिला दीजिए, तो ये इसका बाइसेक्टर हो गया अलग। इसी तरह से इस लाइन का सी बी का भी आपने दो लाइन चूज किए, इसका भी बाइसेक्टर बनाइए इस टाइप से और इस टाइप से। इन दोनों पॉइंट्स को, इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिलाते हुए आगे बढ़ाइए। अब इस लाइन को यहां पर आगे बढ़ाइए, या इस लाइन को बढ़ाना पड़े तो आगे बढ़ाइए। ये आपके पास एक पॉइंट आ गया ओ, जिसे हम सर्कम सेंटर कहते हैं, सर्कम सेंटर। अब यहां पर इस पॉइंट को मिला दीजिए, ये यहां पर, और या इस पॉइंट को मिला दीजिए या इस पॉइंट को मिला दीजिए। ये तीनों डिस्टेंसेस आपस में बराबर हुई और ये आपके एक ऐसे सर्किल इस सेंटर को मानते हुए और ये रेडियस लेते हुए, तो इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए ये डिस्टेंस ले लीजिए ओ ए या ओ बी या ओ सी। जब आप एक कोई सर्किल बनाएंगे तो वो यहां से इसके बाहर बाहर होता हुआ इस टाइप से जाएगा। तो ये एक ऐसा सर्किल बनेगा जो इस ट्राइंगल के बाहर बनेगा और इसकी वर्टेक्स को टच करता हुआ जाएगा। तो ऐसे सेंटर को हम सर्कम सेंटर कहते हैं और उसको इस तरह से बनाते हैं। यानी कि आपके पास अगर ये दो कोई लाइन है तो यहाँ पर ये इसका बाइसेक्टर बनाइए, ये इसका बाइसेक्टर बनाइए, ये जहां दोनों कट कर जाए तो वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होते हुए सर्किल जाएगा। ये आपका सर्कम सेंटर कहलाएगा। अगर मैं इस पॉइंट को यहां से मीट कर दूं तो आपका ट्रायंगल बन जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। कल के लेक्चर के अंदर हम इससे आगे की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे।
Please keep on watching, subscribe this channel, also press the bell icon so that whenever I upload any video you can get instant notification. Thank you very much for watching.